लास्ट वीडियो लेसन में हमने पढ़ा था इंडस्ट्रीज़ के बारे में, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और क्या क्या प्रोसेस होती है मैन्युफैक्चरिंग की। नाउ अब हम ये जानते हैं कि इंडस्ट्रीज़ के क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं एनवायरनमेंट पे और उन्हें किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। तो जितने भी टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालती हैं, भले ही वो सॉलिड वेस्ट हो, लिक्विड वेस्ट हो या फिर गैशियस वेस्ट हो, गैस के फॉर्म में जो वेस्ट हो, तो ये हर इंडस्ट्री से रिलीज होते हैं। तो ये जो वेस्ट होते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट्स के लिए। अगर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स पर इसका असर जाएगा तो लिविंग कंपोनेंट्स अपने आप इससे अफेक्ट होंगे। सो इन वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए, इनका प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए अलग अलग जो वेज हैं, अलग अलग जो तरीके हैं वो हमें यहाँ पर बताए गए हैं कि हम क्या कर सकते हैं। पहले हम सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल देखते हैं। जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको कैसे डिस्पोज कर सकते हैं। तो पहला मेथड है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का मतलब होता है किसी एक चीज़ को दोबारा से नई बनाकर उसे यूज़ करना। रिसाइकलिंग एक बहुत कॉमन मेथड है। आप पेपर को रिसाइकिल कर सकते हैं, आप ग्लास को रिसाइकिल कर सकते हैं। बहुत सारे मेटल्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप मेल्ट करके नया मेटल बना सकते हैं, फिर उसे यूज़ कर सकते हैं। जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें भी रिसाइकिल किया जा सकता है, उन्हें भी मेल्ट करके एक नया प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाकर हम यूज़ कर सकते हैं। तो रिसाइकलिंग इज़ अ वेरी इफेक्टिव वे। सेकेंड इज लैंडफिल। लैंडफिल आज के टाइम पे बहुत कॉमन मेथड है सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल की, और ये सबसे चीपेस्ट भी है। ज़मीन पर की जाने वाले जो डिस्पोजल मेथड्स हैं उनमें ये सबसे चीपेस्ट यानी सबसे सस्ती मेथड है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ व्हीकल का खर्चा देना होता है। एक ऐसी ज़मीन चूज़ कर ली जाती है जहाँ का वाटर लेवल कम हो, जहाँ आसपास पानी वगैरह ना हो, ताकि बाढ़ वगैरह जैसी स्थिति आए तो वो कचरा बह ना जाए। तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी जहाँ का कम हो, ऐसी जगह चूज़ कर ली जाती है, सिलेक्ट कर ली जाती है। फिर जितना भी सॉलिड वेस्ट होता है उसे लाकर वहाँ पर डिस्पोज करने के लिए फैला दिया जाता है उस जगह पर, और उसके ऊपर बुलडोज़र चलाया जाता है ताकि उसकी एक फ्लैट लेयर बन जाए, बिल्कुल थिन लेयर बन जाए, पतली सी लेयर बन जाए उस सॉलिड वेस्ट की। उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है, फिर उसके ऊपर फिर से बुलडोज़र चलाया जाता है। उसके बाद जब नेक्स्ट जो सॉलिड वेस्ट होता है वो वापस से उसके ऊपर करके फिर बुलडोज़र चलाया जाता है, फिर उस पर मिट्टी डाल दी जाती है। तो ऐसी प्रोसेस चलती रहती है। तो ये बहुत चीप मेथड है और बहुत कॉमन है आज के टाइम पे, और जितने भी टाइम लगे उतने टाइम में ये जो वेस्ट होता है वो डिस्पोज हो जाता है। नेक्स्ट इज कॉम्पोस्टिंग। कॉम्पोस्टिंग एक बहुत अच्छा मेथड है जिसे आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें ऐसा ही सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स चाहिए जो कि बायोडिग्रेडेबल हो, जो मिट्टी में मिल जाए आसानी से। ऐसे ही वेस्ट प्रोडक्ट हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपने घर पे कर रहे हैं तो जो सब्जी वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स के जो पील्स होते हैं, छिलके होते हैं, उनको आप ले सकते हैं। एग के जो शेल्स होते हैं उनको ले सकते हैं। जो बचा कुचा खाना होता है, जो चाय की पत्ती होती है जो यूज़ की गई है, ऐसी चीज़ें आप ले सकते हैं खाने पीने की जो आसानी से मिट्टी में मिल जाए। तो उन्हें आप किसी कंटेनर में, किसी पुरानी बाल्टी में, किसी बड़े से पुराने डिब्बे में जो यूज़ नहीं होता हो उसमें आप मिट्टी डाल के ये सब चीज़ें डाल सकते हैं। उसके ऊपर आप फिर से मिट्टी डाल दीजिए। तो टाइम टू टाइम आप उसमें मिट्टी ऐड करते रहिए, जितना आप उसमें वेस्ट डालें उतना, या फिर उसमें आप थोड़ा थोड़ा वाटर भी ऐड कर सकते हैं, और उसे पूरी तरह से आपको ढक देना है, कवर कर देना है, ताकि उसमें एयर ना जा पाए। तो अगर एयर नहीं जाएगी तो ह्यूमस की वजह से, क्योंकि हमने उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाला है, तो ह्यूमस की वजह से वो जो वेस्ट होगा सॉलिड वेस्ट वो डिस्पोज होता जाएगा, वो सड़ता जाएगा, और फिर उसके मिट्टी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो उसे डिकम्पोज कर देंगे, उसे डिस्पोज कर देंगे। फिर आप थोड़े टाइम में देखेंगे कि वो पूरा का पूरा मिट्टी बन चुका है। विद इन हाफ मंथ या फिर 1 महीने बाद वो पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। इसे आप मैन्योर यानी कि खाद के रूप में अपने प्लांट्स में, अपने गमलों में, अपने गार्डन में भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज इंसाइनरेटर। इंसाइनरेटर एक ऐसी मेथड है जिसमें कि कचरे को जलाया जाता है। जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको बर्न किया जाता है। तो बड़ी बड़ी भट्टियों टाइप की ही ये स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, जिसमें बहुत सारा सॉलिड वेस्ट जो होता है उसे जलाया जाता है। लेकिन क्योंकि जलने की वजह से
एयर पॉल्यूशन होता है क्योंकि उससे ऐश निकलती है, राख निकलती है, और स्मोक यानी कि धुआं निकलता है। लेकिन मॉडर्न जो इंसिनरेटर्स हैं उसमें ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो या पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए उसमें फिल्टर बैग्स लगाए जाते हैं, ताकि जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो ऐश वाला जो पार्ट है, सिर्फ धुआं धुआं ऊपर जाए और जो बाकी की जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो वहीं अंदर ही रह जाए। तो ऐसे ही प्रेसिपिटेटर्स लगाए जाते हैं, वेट स्क्रबर्स लगाए जाते हैं और फिल्टर बैग्स लगाए जाते हैं इंसिनरेटर्स के ऊपर, ताकि ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो। तो 90% जो सॉलिड वेस्ट होता है वो इसी प्रोसेस से, इसी मेथड से जलाया जाता है या डिस्पोज किया जाता है। सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। अब हम बात करते हैं लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल की। इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो लिक्विड वेस्ट भी उसमें से निकलता है, और वो लिक्विड वेस्ट हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। अगर आसपास कोई उस इंडस्ट्री के आसपास कोई वाटर सोर्स हो, जैसे तालाब हो, रिवर हो, लेक हो, तो उस इंडस्ट्री का जितना भी लिक्विड वेस्ट होता है वो उसी में डाल दिया जाता है, जो कि उस एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, और हम ह्यूमंस के लिए भी। तो पहली बात तो ये कि इंडस्ट्रीज़ को ऐसी जगह पर सेटअप ही नहीं करने देना चाहिए। इंडस्ट्रीज़ को बिल्कुल बाहर, शहर से बाहर, जहाँ पर कोई वाटर रिसोर्स ना हो, जहाँ पर ज़्यादा लोग ना रहते हो, एनिमल्स भी ज़्यादा ना रहते हो, ऐसी जगह पर ही सेटअप करवाना चाहिए। और इसके अलावा जब लिक्विड वेस्ट का डिस्पोजल हो तो उसमें से सॉलिड वेस्ट को अलग कर देना चाहिए, सेपरेट कर देना चाहिए, ताकि दोनों का डिस्पोजल अलग अलग तरीके से हो सके। गैसियस वेस्ट डिस्पोजल। नाउ हमने जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल के बारे में पढ़ा, उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है गैसियस वेस्ट को डिस्पोज करना, क्योंकि गैसियस वेस्ट गैस के फॉर्म में होता है। जैसे ही धुआं निकलता है तो वो तुरंत एयर में मिक्स हो जाता है, तो उसे हम कैसे डिस्पोज करेंगे? जैसे ही वो बाहर निकलेगा वो एयर में मिक्स हो जाएगा। आपने बहुत सारे फैक्ट्रीज की चिमनीज में से देखा होगा कि धुआं निकल रहा है और बहुत बड़े अमाउंट में निकल रहा है। तो उसके साथ साथ सिर्फ धुआं ही नहीं निकलता है, उसमें इम्प्योरिटीज़ भी होती है, बहुत सारी गंदगी भी होती है, और साथ में जो ऐश होती है, राख होती है, डस्ट होती है, वो भी निकलती है। तो इसलिए गैसियस वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए, एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए कुछ मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं। पहला है टॉल स्मोक स्टैक्स। जो चिमनीज होती हैं या जहाँ से इंडस्ट्रियल या फैक्ट्रीज का जो गैसियस वेस्ट निकलता है, बाहर जनरेट होता है, एयर में मिक्स होता है, उसको थोड़ा लंबा बनाना चाहिए। ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, उसको बहुत लंबा बनाना चाहिए। क्यों? ताकि वो जो गैस रहेगी वो बहुत ऊपर इसकी साइड जाकर हवा में मिलेगी, एटमॉस्फेयर में मिक्स होगी। ये कोई एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का तरीका नहीं है। इससे एयर पॉल्यूशन तो होगा ही, क्योंकि एयर में मिक्स हो रहा है वो धुआं सारा, लेकिन इससे आसपास के जो एनिमल्स होंगे, बर्ड्स होंगे, प्लांट्स होंगे, या फिर जो ह्यूमंस होंगे, उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर धुआं ऊपर, बहुत ऊपर जाकर मिक्स होगा तो। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, जो चिमनीज होती हैं फैक्ट्रीज की, जहाँ से धुआं निकलता है, उसके माउथ पर यानी उसके ऊपर की साइड, हम जहाँ से धुआं निकलता है उस साइड ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स हम फिक्स कर देते हैं। उसे फिक्स करने से जो इम्प्यूरिटीज़ होती हैं उस गैस के साथ, या फिर जो भी हार्मफुल चीज़ें होती हैं, उनको ये कलेक्ट कर लेता है। तो सिर्फ धुआं धुआं ही ऊपर जाता है, लेकिन क्योंकि उसकी इम्प्योरिटीज़ जो होती है वो ये कलेक्ट कर लेता है, तो उस वजह से एयर पॉल्यूशन थोड़ा कंट्रोल में रहता है। तो ये बहुत कॉस्टली डिवाइस है, बहुत महंगी है, लेकिन इसका इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये एयर को प्यूरिफाई करने का काम करता है। तो ये कुछ मेथड्स हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस वेस्ट डिस्पोजल की, जिसकी वजह से पॉल्यूशन जो है या हमारे एनवायरनमेंट को थोड़ा कम खतरा हो सकता है। नाउ another method to conserve our environment or to control the pollution or the harmful effects on our environment is to use eco-friendly technology. Eco-friendly technology का मतलब होता है ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर बनाई जाए और यूज़ की जाए। इस तरह से वो बनाई जाए, इस बात को ध्यान में रखकर बनाई जाए कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से कहीं एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान तो नहीं है। उसे हम बोलते हैं इको फ्रेंडली या फिर एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। तो कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। जो स्क्रैप स्टील होता है, यानी कि जो
बचा हुआ स्टील होता है जो वेस्ट के तौर पर बचता है इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, उसे रिसाइकिल किया जा सकता है और फिर से यूज़ किया जा सकता है। ऐसे ही दूसरी और भी इंडस्ट्रीज होती हैं जिनमें ये स्क्रैप प्रोडक्ट्स बचते हैं, जो बचे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें रिसाइकिल करके रीयूज़ किया जा सकता है। सो दिस इज़ एन इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, बिकॉज टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही उन्हें रिसाइकिल किया जाता है। नेक्स्ट इज जो हार्मफुल गैसेस होती हैं, जो कि फैक्ट्रीज में जो गैसियस वेस्ट निकलता है हार्मफुल गैसेस के रूप में, उनसे एयर पॉल्यूशन कम हो, उसे कंट्रोल करने के लिए हमने अभी पढ़ा था, दो तरीके पढ़े थे हमने एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। सिमिलरली जो स्मोक स्क्रबर्स होते हैं या फिर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स के बारे में हमने पढ़ा था, वेट स्क्रबर्स के बारे में पढ़ा था, या फिर जो नॉर्मल प्रेसिपिटेटर्स भी होते हैं उनकी हेल्प से भी, जो फिल्टर बैग्स होते हैं उनकी हेल्प से इस एयर पॉल्यूशन को मिनिमाइज किया जा सकता है। अलग अलग टेक्निक्स को इन्वेंट करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स इन्वेंट हो भी चुकी हैं जिसकी वजह से जो हार्मफुल केमिकल वेस्ट होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, जैसा कि मैंने बताया था कि केमिकल वेस्ट जो होता है इंडस्ट्रीज़ का, वो रिवर्स में या फिर लेक्स में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से पानी को बहुत नुकसान होता है और पानी में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स को भी। लेकिन ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स आ चुकी हैं, इको फ्रेंडली टेक्निक्स आ चुकी हैं, जिससे कि केमिकल वेस्ट कम से कम हो और उसे वापस से रीयूज़ किया जा सके। ये जो केमिकल वेस्ट निकला है उसे फिर से यूज़ किया जा सके। CNG इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में आपने देखा होगा CNG की गाड़ियाँ होती है। CNG का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये एक ऐसी गैस होती है जिससे कि पॉल्यूशन कम होता है। सो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हमें देखने को मिलता है। सो इट इज़ ऑल्सो एन एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। मॉडर्न कंप्यूटर एडेड मशीन्स, ऐसी मशीन्स जो कि कंप्यूटर की हेल्प से चलती हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रीज में जो कंप्यूटर का काम होता है, कंप्यूटर एडेड जो मशीन्स होती हैं वो इकोनॉमिकली भी होती हैं, साथ ही वो एनर्जी भी बचाती है। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी उससे कम प्रोड्यूस होते हैं। और इसके साथ साथ जो कंप्यूटर पर ही हम प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, तो उसकी वजह से जो प्रोडक्शन का कॉस्ट होता है वो भी कम हो जाता है। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोडीजल, कुछ प्लांट्स की लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, जिनसे बायोडीजल बनाया जा सकता है। तो इस पर अभी भी रिसर्च चालू है, जो साइंटिस्ट हैं इस चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं। सो ऐसी ही जो एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी होती है, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी होती है, उसकी वजह से हम एनवायरमेंट की रक्षा कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेशनल एनवायरमेंटल इश्यूज एंड रीजनल एनवायरमेंटल इश्यूज। नेशनल लेवल पे क्या क्या इश्यूज होते हैं, गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड रीजनल लेवल पर कौन कौन से इश्यूज हैं और गवर्नमेंट क्या काम करती है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। फर्स्ट, नेशनल एनवायरमेंटल इश्यूज। जो हमें पता है कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था तो इंडिया में काफ़ी लेट इसकी शुरुआत हुई थी। 70s या 80s के करीब इसकी शुरुआत हुई थी इंडिया में, यानी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज सेटअप की गई थी, और जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगी तो उनका वेस्ट प्रोडक्ट्स भी निकलेगा, उनका हार्मफुल इफेक्ट भी होगा एनवायरनमेंट पर। तो जैसे ही इतनी सारी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश की गई, उनके साथ ही अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस और एजेंसीज या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी बनाए गए, ताकि जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं, उन्हें ध्यान से देख सके, उनकी देख रेख कर सके कि इंडस्ट्रीज की वजह से, फैक्ट्रीज की वजह से कहीं एनवायरनमेंट को नुकसान तो नहीं हो रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस और एजेंसीज बनाई गई थी, और गवर्नमेंट इनको टाइम टू टाइम प्रॉपर फंड भी देती हैं ताकि ये अच्छी तरह से अपना काम कर सके, और आज भी ये एजेंसीज हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे लॉ यानी कि बहुत सारे कानून पास किए हैं ताकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। फॉर एग्जांपल, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किए हैं।
नाउ गवर्नमेंट ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी एस्टैब्लिश किया है, बोथ एट द सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल। ये जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसको ये अथॉरिटी मिली हुई है, उसे ये बोलना चाहिए कि परमिशन मिली हुई है, छूट मिली हुई है कि वो चेक करे अपने अपने एरिया में कि कहीं फैक्ट्रीज जो हैं, इंडस्ट्रीज जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा पॉल्यूशन तो नहीं फैला रही है, या फिर अपना वेस्ट मटेरियल जो है उसको अच्छी तरह से डिस्पोजल कर रही है या नहीं कर रही है। अगर उन्हें लगता है कि कोई फैक्ट्री ऐसी है, कोई इंडस्ट्री ऐसी है जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है, गवर्नमेंट के कानूनों को नहीं मान रही है, या फिर वेस्ट मटेरियल, वेस्ट डिस्पोजल अच्छे से नहीं कर रही है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज को बंद भी करवा सकता है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसके अलावा जो भी इंसान पाया जाता है गिल्टी एनवायरनमेंट को ख़राब करने में, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करने के लिए, उसे सज़ा भी मिलती है। सो ये नेशनल लेवल पे कुछ काम हो गए। अब हम रीजनल लेवल पे अगर देखें, लोकल लेवल पर देखें, तो जो म्यूनिसिपैलिटी या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, जो नगर निगम होता है, वो रीजनल लेवल पर एनवायरनमेंट का ध्यान रखता है। बहुत सारे हमें एम्प्लॉयज़ दिखते हैं जो साफ़ सफाई करते हुए हमें सुबह सुबह दिख जाते हैं, वो सभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ही एम्प्लॉयज़ होते हैं। हमारे यहाँ पर जो कचरे वाली गाड़ी आती है उसी में हम कचरा डालते हैं ताकि इधर उधर कचरा ना हो, या फिर कचरा जलाए ना लोग। इस कारण से कचरे वाली गाड़ी भी हमारे यहाँ पर आती है और उसमें गीला और सूखा दोनों कचरा, दोनों टाइप के जो वेस्ट होता है वो अलग अलग हमें डालने होते हैं ताकि उनका अलग अलग डिस्पोजल हो, अलग अलग तरीके से दोनों का डिस्पोजल हो। इसके अलावा अलग अलग जगह पर यही जो सूखा और गीले कचरे के जो बिन्स हैं, जो डिब्बे हैं कचरे के, वो भी इंस्टॉल किए गए हैं ताकि लोग रास्ते में कचरा ना फेंकें, उस डिब्बे में डालें। इसके अलावा रोल ऑफ कम्युनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिटी यानी कि हम लोगों का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में, एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखने में, उसे बचाने में। हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि हमें कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। जब नगर निगम ने हमें इतनी अच्छी फैसिलिटी दे रखी है कि कचरे वाली गाड़ी हमारे घर आती है, तो हमें कचरा उसी में डालना चाहिए, कचरे को जलाना नहीं चाहिए, बिकॉज उससे एयर पॉल्यूशन होता है। ना ही इधर उधर कचरे को फेंकना चाहिए, इससे हमारा एनवायरनमेंट गंदा होता है, हमारे आसपास गंदगी फैलती है। इसके अलावा हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसे कैसे डिस्पोज किया जाए, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कैसे डिस्पोज किया जाए। अगर हम देखें, आपने बहुत सुना होगा कि जो पॉलीथीन जो है उसका यूज़ बंद किया जाए, पॉलीथीन को बैन किया जाए। तो पॉलीथीन बैन तभी होगी, उसका यूज़ बंद तभी होगा जब हम अपने लेवल पर इसकी शुरुआत करेंगे। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि हमें जब भी घर से निकलना है सामान लेने के लिए, सब्जी लेने के लिए, किराना सामान लेने के लिए, तो हमें अपने साथ एक कपड़े का बैग, कपड़े का थैला ज़रूर रखना चाहिए ताकि पॉलीथीन में जो सामान देते हैं हमें शॉपकीपर्स, उससे हम बच सके, पॉलीथीन का यूज़ ना हो। तो इसलिए हमें घर से कुछ सामान लेने जाना है तो हमें जो कपड़े का जो बैग होता है उसे ही लेकर जाना चाहिए और उसी में सामान लाना चाहिए। इसके अलावा हमें इधर उधर गंदगी नहीं करनी चाहिए और अपने आसपास जो पानी है उसको रोकना नहीं चाहिए। यानी कि अगर आपके यहाँ पर कोई नाली वगैरह बहती है आपकी कॉलोनी में, आपके घर के आसपास, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, सभी लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जो पानी है वो बहता रहे, रुके ना। बिकॉज अगर पानी रुका रहेगा तो उसमें बहुत सारी बीमारियां फैलेंगी, उसमें से स्मेल भी आती है गंदी। और बीमारियां कैसे फैलती है? क्योंकि उसमें मॉस्किटोज एंड फ्लाइज, ये सब जो इंसेक्ट्स होते हैं वो ब्रीड करते हैं रुके हुए पानी में। तो इसीलिए पानी को रोकना नहीं चाहिए और जहाँ तक हो सके नालियाँ कवर्ड होनी चाहिए। अगर आपके यहाँ पर नालियाँ कवर्ड नहीं है तो आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, आपके यहाँ पर नालियाँ कवर्ड हो जाएंगी। सो हम अपने लेवल पर ये सब चीज़ें कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए।